बीए पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड भारत में स्थानीय प्रशासन का हम अध्ययन कर रहे हैं। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा से मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा, लोक प्रशासन विषय में एसोसिएट प्रोफेसर। एमटीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अनुसार हम इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को समझ रहे थे। हमने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और पिछले वीडियो में हमने इसके महत्वपूर्ण 3 उद्देश्यों को समझा था। आज हम इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों को समझ रहे हैं। 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों को जो हमने पिछली बार बात की कि हम देश की नगरीय संस्थाओं को जो अधिकार दिए जा रहे हैं उनमें एकरूपता लाना चाहते थे। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाना चाहते थे और चुनावों को नियमित समय पर करवाना चाहते थे, ताकि स्थानीय संस्थाएं स्थगित ना रहे चुनावों के अभाव में। जब हम इस बात को समझ चुके हैं कि स्थानीय संस्थाओं में जनता और जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त अधिकार मिले, उनको कार्य करने का अवसर मिले, समय पर अगर चुनाव होंगे तो उनका प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकेगा नीति निर्माण में, नियोजन में, क्रियान्वयन में। इनसे जुड़ी हुई एक विशेष बात है जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य थी, और वह उद्देश्य जो एक नागरिकों के लिए, समाज के समस्त वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो था समाज के कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। 74वें संविधान संशोधन के पीछे एक सोच रही कि समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में हो और प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो। पर्याप्त हो मतलब जनसंख्या के अनुपात में हो। तो जनसंख्या के अनुपात में कमजोर वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए इस संशोधन विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत निश्चित करने की बात सोची गई। अभी तक ऐसा था कि स्थानीय संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था। जब समाज के कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था तो बहुत स्वाभाविक बात है कि इस वर्ग की आवाज को अनसुना रखा गया। इस वर्ग की आवाज को सुना नहीं गया। अनुसूचित जाति या जनजाति की जो समस्याएं हैं उन्हें वह प्रतिनिधि ज्यादा मुखर और प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग के स्वयं हैं या अनुसूचित जनजातीय वर्ग के हैं। महिलाओं की जो समस्याएं हैं या महिलाओं को किस प्रकार की नीतियों की आवश्यकता है, किस प्रकार के नियोजन की आवश्यकता है, इस बात को महिलाएं भली भांति समझती हैं। जब महिलाओं की आवाज को पुरुष उठाने लगेंगे, पुरुष प्रतिनिधि उठाने लगेंगे, तो वह प्रतिनिधित्व कमजोर प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि पुरुष महिलाओं की समस्या को उतनी गंभीरता से समझ ही नहीं सकते। महिलाएं समस्या को इसलिए समझेगी क्योंकि उन समस्याओं को जीती है। जो समस्याओं से घिरा हुआ है वो उन समस्याओं को जीता है। समस्त संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के उद्घोष के बावजूद अनुसूचित जातियों के जो हमारे सहनिवासी हैं, सहनागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनको आज भी वो सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं है। तो उस पीड़ा को केवल उस वर्ग विशेष में जीने वाले लोग समझते हैं।
अतः आवश्यक है, जरूरी है कि अनुसूचित जाति के लोग स्थानीय संस्थाओं में पहुंचे, अपनी समस्याएं रखें, अपनी समस्याओं पे विचार विमर्श करें, अपने मुद्दों पर बहस करें, अपने मुद्दों पर स्थानीय स्तर की जनता का ध्यान आकर्षित करें और उन मुद्दों पर नियम बनाने का दबाव डालें। जब तक ऐसा नहीं होगा, स्थानीय स्वशासन के लिए जो स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की जाती है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो जरूरी है कि ये प्रावधान रखे जाएं कि कमजोर वर्ग अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करे, और तब हो सकता है जब संविधान में ही इस प्रकार के प्रावधान कर दिए जाएं कि उनका प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत में होगा ये तय कर दिया जाए। 74वां संविधान संशोधन इस मायने में, इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसने वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान संविधान में जोड़ने के बारे में सोचा, और इस उद्देश्य के साथ कि समाज के कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इस उद्देश्य से 74वां संविधान संशोधन किया गया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। केवल अध्ययन के दृष्टिकोण से नहीं, पाठ्यक्रम पूर्ण करने के दृष्टिकोण से नहीं, आप अपने आसपास के वातावरण को देखकर भी इन मुद्दों को समझने की कोशिश कीजिए कि समाज के जो ये कमजोर वर्ग है या कमजोर वर्ग बना दिया गया है, इनको पैदाइशी तो कोई कमजोर नहीं होता, कमजोर वर्ग जो बना दिया गया, जिनको स्वाभाविक प्राकृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, यह किस प्रकार सशक्त अवस्था में आए, इसके लिए क्या प्रशासनिक प्रावधान किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए या किए गए हैं, इनके बारे में आपको सोचना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए इनको। और अपने भीतर, मैं ये नहीं कहती समाज और देश के भीतर, ये बात का स्टेप है, सबसे पहले अपने भीतर एक चेतना जागृत करनी चाहिए ताकि हम वंचित वर्ग को समझें, वंचित वर्ग की समस्याओं को समझें, उसके कारणों को समझें और क्या समाधान हो सकते हैं उस पर चिंतन करें। यदि हम ये प्रयास करते हैं तो लोक प्रशासन समझना और पढ़ना हमारे लिए सार्थक होगा और हमें करना चाहिए। तो 74वां संविधान संशोधन इस उद्देश्य को ध्यान में रखता है कि समाज को के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। एक और उद्देश्य जो 74वें संविधान संशोधन का रखा गया वो है स्थानीय संस्थाओं की आर्थिक स्थिति। स्थानीय संस्थाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाती थी। स्थानीय संस्थाएं अपने निर्धारित योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाती थी क्योंकि इनके पास आर्थिक संसाधन नहीं थे। ये राज्यों की, कहना चाहिए, कृपा दृष्टि पर निर्भर थी। उद्देश्य चाहे कितने भी अच्छे हों, कार्य योजनाएं चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर संस्थाओं के पास वित्तीय संसाधन नहीं है तो वह कार्य योजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं हो सकती। अतः यह आवश्यक था कि स्थानीय संस्थाओं की आर्थिक स्थिति पर भी विचार किया जाए और 74वें संविधान संशोधन ने ऐसा किया। 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक वित्त आयोग के गठन का उद्देश्य रखा गया कि राज्यों में, प्रादेशिक स्तर पर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन हो जो राज्य सरकार और स्थानीय नगर निकायों के बीच वित्त हस्तांतरण के सिद्धांतों को परिभाषित करे, जिससे कि स्थानीय निकायों का वित्तीय आधार मजबूत बने। इस राज्य सरकार और स्थानीय नगर निकायों के बीच वित्त का हस्तांतरण कैसे हो, उसके क्या सिद्धांत हो, कितना अनुदान मिले, कौन से टैक्स स्थानीय संस्थाएं संग्रहित करें और कौन से टैक्स राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में हो, कुछ सिद्धांत बनने चाहिए ताकि स्थानीय संस्थाएं वित्त का संग्रहण कर सके। राज्य सरकारें किस आधार पर कितना अनुदान दे, किस मद में कितना अनुदान दे, उन मदों का निर्धारण
और अनुदान के प्रतिशत का निर्धारण किस सिद्धांत के आधार पर हो, उसका क्या मापदंड हो, ये तय करना वित्त आयोग का कार्य हो और इसके लिए जरूरी है कि वित्त आयोग का गठन किया जाए। 74वां संविधान संशोधन पारित करते समय इस उद्देश्य को ध्यान में रखा गया कि स्थानीय संस्थाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो। स्थानीय संस्थाओं का जब तक वित्तीय आधार मजबूत नहीं होगा, स्थानीय संस्थाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगी। स्थानीय संस्थाएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। जब जब हम लोक प्रशासन पढ़ते हैं, जो भी बिंदु पढ़े भारत में लोक प्रशासन या लोक प्रशासन के सिद्धांत या संगठन के उदाहरण है, जो भी हम आज तक पढ़ते आए और भविष्य में पढ़ेंगे, हम एक बात हमेशा कहते हैं कि वित्त प्रशासन का हृदय है। वित्त के बिना हम प्रशासनिक दायित्वों का निष्पादन नहीं कर सकते। तो जब संपूर्ण विश्व में संपूर्ण प्रशासन के लिए वित्त एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो स्थानीय स्तर की आवश्यकताएं और नीतियां भी वित्त के अभाव में मुकम्मल नहीं हो सकती। अतः आवश्यक है कि वित्तीय आधार को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाए और 74वें संविधान संशोधन में इस उद्देश्य को ध्यान में रखा गया। और आखिरी बात जो हम 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, वो है कि सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता रहे। पूर्ण पारदर्शिता सभी स्तरों पर मतलब राज्य और स्थानीय संस्थाओं के परस्पर संबंध में, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कर्तव्य और अधिकारों के संदर्भ में, नागरिकों के प्रति जवाबदेहिता के संदर्भ में पारदर्शिता होनी चाहिए। नागरिकों पारदर्शिता होना चाहिए मतलब नागरिकों को पता होना चाहिए कि स्थानीय संस्थाएं के क्या क्या कार्य हैं, स्थानीय संस्थाओं को कितना वित्त मिल रहा है, स्थानीय संस्थाएं क्या टैक्स लगा रही है, राज्य सरकार कितना अनुदान दे रही है, स्थानीय स्तर पर क्या कार्य योजनाएं हैं और इन कार्य योजनाओं को पूरा किया जा रहा है या नहीं, ये जनता को पता होना चाहिए। ये जनता को पता हो, इसके लिए पूर्ण पारदर्शिता की बात कही गई। इसको लक्ष्य में रखा गया कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय संस्थाओं का जो जवाबदेहिता है जनता के प्रति, इसके लिए जरूरी है कि पूर्ण पारदर्शिता हो। जनता को हक होना चाहिए कि जनता जान सके कि धन का प्रयोग कैसे हो रहा है या जो कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी क्या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है, और यदि नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, क्या रुकावट आ रही है, और हमारे जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं के प्रति कितने गंभीर है, क्या हमारी आवाज उठा रहे हैं। इन विषयों पर पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार जनता को है। इसलिए 74वें संविधान संशोधन में यह उद्देश्य रखा गया कि सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। इस प्रकार 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों के बारे में हमने पढ़ा। आप इन उद्देश्यों को और समझिए किताबों में। आप अन्य स्रोतों से भी 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों को समझ सकते हैं। थोड़ा और विस्तार से अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, आपस में अपने साथियों के साथ बात कीजिए। और अगर फिर भी आपको कहीं कोई शंका हो, संशय हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।